नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। ये समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। सीजेआई पद पर जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक होगा। जस्टिस सूर्यकांत के पास जज के रूप में काम करने के दशक से ज्यादा लंबा अनुभव है। वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने जिन फैसलों को लिखा उनमें अनुच्छेद 370 अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, पर्यावरण और लैंगिक समानता से जुड़े ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। कैबिनेट के गठन के बाद मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। इस नए मंत्रिमंडल में एक खास बात है, नीतीश सरकार में 2005 से अब तक जूनियर रही बीजेपी अब सीनियर बन गई है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या में ही नहीं बल्कि पावर गेम में भी बीजेपी 20 साबित हुई है। सियासी हालात इस बार बिहार के बदल गए हैं। बीजेपी नवासी विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो कैबिनेट में पावर शिफ्टिंग की झलक दिखी। जेडीयू से 2 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए। 2 दशक में पहली बार नीतीश की जेडीयू में सबसे पावरफुल माने जाने वाला गृह विभाग बीजेपी को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहली बार गृह मंत्रालय नहीं है। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जेडीयू ने भले ही गृह विभाग बीजेपी को दे दिया हो, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। इस तरह बिहार में पावर शिफ्टिंग का अलग ही फॉर्मूला दिख रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिलने के बाद उनके पास राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस का कंट्रोल आ गया है। इससे सम्राट चौधरी का सरकार में सियासी कद बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन का पूरा कंट्रोल बीजेपी के पास नहीं है। आईएएस और आईपीएस समेत अन्य अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है। रामपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और आजम खां पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए जेल में सुविधाओं की मांग करना न्याय के सिद्धांतों का अपमान है। ये राजनीति का अपराधीकरण है जिसे समाज अब स्वीकार नहीं करेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर से विशेष रूप से सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजम खां का परिवार मायूस है, क्योंकि अब फर्जी वोटर सूची और गलत लाभ लेने वालों की सच्चाई सामने आ रही है। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एसआईआर को लेकर बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। यदि उन्हें समय बढ़वाना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। मौर्य ने साफ कहा कि कोई भी मतदाता सूची में 2 स्थानों पर दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह निर्वाचन की पारदर्शिता के खिलाफ है। आपको बता दें, रामपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और आजम खां पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए जेल में सुविधाओं की मांग करना न्याय के सिद्धांतों का अपमान है। यह राजनीति का अपराधीकरण है जिसे समाज अब स्वीकार नहीं करेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि एसआईआर से विशेष रूप से सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजम खां का परिवार मायूस है, क्योंकि अब फर्जी वोटर सूची और गलत लाभ लेने वालों की सच्चाई सामने आ चुकी है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एसआईआर को लेकर बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। यदि उन्हें समय बढ़वाना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। मौर्य ने साफ कहा कि कोई भी मतदाता सूची में 2 स्थानों पर दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह निर्वाचन की पारदर्शिता के खिलाफ है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के खनन एवं भू विज्ञान विभाग में कर्मियों की कमी और पदोन्नति की प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
जानकारी के अनुसार इस मामले पैठ में हुई एक सुनवाई के दौरान आज अदालत ने ये कहा कि खनन विभाग में उपनिदेशक के सभी पद रिक्त हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही। आपको बता दें, चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई के बीच निचले स्तर के पदाधिकारी की ओर से दायर शपथ पत्र पर नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर की तारीख को तय की गई है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के खनन और भू विज्ञान विभाग में कर्मियों की कमी और पदोन्नति की प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। जानकारी के अनुसार इस मामले पैठ में हुई सुनवाई के दौरान आज अदालत ने ये कहा कि खनन विभाग में उपनिदेशक के सभी पद खाली हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही। आपको बता दें, चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई के बीच निचले स्तर के पदाधिकारी की ओर से दायर शपथ पत्र का नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दे दिया है। इसके अलावा मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तारीख की तय की गई है। हमीरपुर जिले में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर हमलावर रहे। कलेक्टर के अब्दुल सभागार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मछली पालकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मछली पालन से जुड़े किसानों ने समस्याएं बताई। इस दौरान दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी के 8 जिलों के मदरसों के संबंध में एटीएस द्वारा मांगी गई जानकारी पर कहा कि जांच प्रक्रिया नियमों के तहत आगे बढ़ रही है। समाज के लोगों के बीच में कहा कि हमारे वोट को लेकर लोग ताकतवर बन गए हैं और हम कमजोर ही रह गए हैं। स्वयं तो विदेशों में पढ़े और देशवासियों को 70 साल तक प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी तक नहीं पढ़ने दी। इस दौरान मत्स्य मंत्री ने आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी, संबंधित विभाग को जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश भी दिए। पीलीभीत में गन्ना विकास एवं चीनी मिले राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने नवसृजित अनावासीय तहसील अमरिया का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। 9 करोड़ 18 लाख रुपए से तहसील अमरिया भवन का निर्माण किया जाएगा। नवसृजित तहसील अमरिया भवन का निर्माण होने पर अधिकारीगणों, कर्मचारी गणों और तहसील में आए किसान लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान तहसील परिसर के अधिवक्ताओं के द्वारा राज्य मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें, पीलीभीत में गन्ना विकास और चीनी मिलें राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने नवसृजित अनावासीय तहसील अमरिया का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। 9 करोड़ 18 लाख रुपए से तहसील अमरिया भवन का निर्माण किया जाएगा। नवसृजित तहसील अमरिया भवन का निर्माण होने पर अधिकारीगणों, कर्मचारी गणों और तहसील में आए किसान लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान तहसील परिसर के अधिवक्ताओं के द्वारा राज्य मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। ये बहुत जर्जर स्थिति थी इस तहसील की। ना यहाँ अधिकारियों को बैठने की जगह थी और ना जो क्षेत्र से किसान या और सब लोग आते थे। तहसील ऐसी जगह है कि जहाँ पे अधिवक्ता भी रहते हैं, क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। तो यहाँ ना अधिकारियों के बैठने के लिए जगह थी, ना किसी क्षेत्र के किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए, ना सम्मानित वकीलों के लिए। तो मैंने क्षेत्र की जनता की मांग अनुसार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से जब इस बात का को अवगत कराया, तो उन्होंने तत्काल जमीन अलाट करके और यहाँ का बजट जारी कर दिया, जिसका आज 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से ये भव्य और दिव्य बिल्डिंग बनेगी, जो जनता के लिए समर्पित है। और
जो आवासीय परिसर बनेगा उसके लिए अलग से धनराशि भी दी जाएगी और उसके लिए अलग से ज़मीन का अलॉटमेंट भी प्रक्रिया में है, वो भी जल्दी शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर से नए श्रम कानूनों को लेकर लागू कर दिया है। 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम कानूनों तक सीमित किया गया है। ये श्रम कानून वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020 है। इन कानूनों के तहत सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन और पीएफ संबंधी नियम बदलाव किए गए हैं। इनमें एक बड़ा बदलाव ग्रेचुइटी को लेकर किया गया है। अब कर्मचारियों को 5 साल की जगह 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेचुइटी दी जाएगी। पहले सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों को ही ग्रेचुइटी दी जाती थी, लेकिन अब ग्रेचुइटी का दायरा दे दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है इसका लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा? निश्चित अवधि के कर्मचारी, फिक्स्ड टर्म कर्मचारी या निश्चित अवधि के कर्मचारियों को भी ग्रेचुइटी का लाभ दिया जाएगा। इन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ मिलेंगे, जिनमें छुट्टी, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इन कर्मचारियों को भी ग्रेचुइटी का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 21 नवंबर से नए श्रम कानूनों को लेकर लागू कर दिया है। 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम कानूनों तक सीमित किया गया है। ये 4 श्रम कानून वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020 है। इन कानूनों के तहत सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन और पीएफ संबंधी नियम बदलाव किए गए हैं। इनमें एक बड़ा बदलाव ग्रेचुइटी को लेकर किया गया है, यानी अब कर्मचारियों को 5 साल की जगह 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेचुइटी दी जाएगी। पहले सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों को ही ग्रेचुइटी दी जाती थी, लेकिन अब ग्रेचुएट का दायरा दे दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा? निश्चित अवधि के कर्मचारी, फिक्स्ड टर्म कर्मचारी या निश्चित अवधि के कर्मचारियों को भी ग्रेचुइटी का लाभ दिया जाएगा। इन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ मिलेंगे, जिनमें छुट्टी, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इन कर्मचारियों को भी ग्रेचुइटी का लाभ दिया जाएगा। आज राजधानी दिल्ली धुंध की मोटी चादर में लिपटी रही। सुबह 7 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ये हाल तब है जब दिल्ली और एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब 3 लागू है। गाजीपुर इलाके में AQI 441 दर्ज किया गया। आनंद विहार का AQI 440 रहा, जो गंभीर प्रदूषण श्रेणी में आता है। आज सुबह इंडिया गेट के आसपास जहरीले स्मोक की एक परत ने शहर को ढक लिया। आज सुबह एम्स और सफदरगंज अस्पताल के आसपास के दृश्यों में जहरीले स्मोक की एक परत दिखाई दी। ITO, मयूर विहार और अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी प्रदूषण का यही हाल था। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि EWS के तहत पूर्वानुमान के अनुसार 23 नवंबर और 26 नवंबर तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल को आगामी वनडे सीरीज से आराम दे दिया गया है। उनकी जगह KL राहुल को नेतृत्व सौंपा गया है। उनके डिप्टी ऋषभ पंत होंगे। बोर्ड की तरफ से घोषित की गई 15 सदस्यीय टीम में 8 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 3 तेज गेंदबाज और 1 विशेषज्ञ स्पिनर को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल, KL राहुल विकेट कीपर और ऋषभ पंत विकेट कीपर को बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर चयन समिति ने वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा जताया है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी गई है। स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है।
पाकिस्तान की टीम ने ट्राई सीरीज के ग्रुप स्टेज मुकाबले में जिम्बाब्वे को 69 रन से हरा दिया। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बोर्ड पर 195 रन लगाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 126 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक ले ली। उस्मान की हैट्रिक से पाकिस्तान की टीम इस ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में एक शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक अपने नाम की। इस कमाल की गेंदबाजी के साथ ही वह टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए ये उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। वहीं बाबर आजम के जिम्बाब्वे के खिलाफ 74 रनों की शानदार पारी खेल पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। बाबर का ये टी20 इंटरनेशनल में 38वां अर्धशतक था। इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का खिताब पाकिस्तान ए ने जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने सुपर ओवर के रोमांच में बांग्लादेश ए को पटखनी दी। ये मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पाकिस्तान की टीम 125 रनों पर सिमट गई। इसके जवाब में उतरी बांग्लादेश ने भी 125 रन बनाए। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने 7 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए चेंज कर लिया। सुपर ओवर में बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी के लिए आई। पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी गेंद पर विकेट और तीसरी गेंद रही वाइड रही, बाउंड्री तक पहुंच गई। चौथी गेंद पर जीशान बोल्ड हो गए, यानी पाकिस्तान के सामने जीत का लक्ष्य 7 रनों का ही था। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से सदाकत और शाद मसूद की जोड़ी उतरी। दोनों ने इसे चेंज कर लिया और पाकिस्तान ए ने ये मुकाबला और टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के मुख्यालय पर सुसाइड हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आईजी जुल्फिकार हमीद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि पेशावर के सदर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी मुख्यालय में 2 आत्मघाती बम धमाके हुए हैं। एक विस्फोट मुख्य द्वार पर और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। आतंकवादियों के एफसी मुख्यालय में प्रवेश करने की संभावना है और गोलीबारी चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार अभी 3 हमलावर ढेर कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।